वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। हम सब जानते हैं यूपी में चुनाव चल रहे हैं और 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव होना बाकी हैं। तो हम ये जान लेते हैं पहले कि जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में झुकाव किसकी तरफ रहा है और वहां का रुख क्या कहता है, किधर की हवाएं चल रही हैं। और ये सब जानने के लिए आज सद्भावना पार्टी में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट जोगिंदर सिंह भदौरिया। उनसे बात करेंगे और आपको बता दें कि सद्भावना पार्टी को खास इंटरव्यू देने के लिए आज ही वो यूपी से आए हैं और कल वो वापस लौट जाएंगे। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना पार्टी न्यूज़ में। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, सद्भावना पार्टी को इंटरव्यू देने के लिए आप खास यूपी से यहाँ लौट कर आए हैं और कल आप वापस जाने वाले हैं। धन्यवाद पूनम जी, और धन्यवाद सद्भावना पार्टी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ मैं मालवा की माटी को कि जिसकी खुशबू से पूरा देश सुगंधित रहता है और इंदौर स्वच्छता के नाम पर पूरे देश में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। जी, तो जोगिंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, यूपी में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो पहला और दूसरा जो चरण है वो किसकी तरफ झुकाव डालता है, मतलब क्या लगता है कहाँ का रुख करेगा? पूनम जी, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव और पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उनमें बड़ा अंतर रहता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश में ये जाना जाता है कि वहाँ जातिगत के आधार पर चुनाव होते हैं। जी। पिछले चुनाव में जरूर वहाँ चुनाव जाति को न लेकर के वहाँ 2 धड़ों में बंट गया था और चुनाव जो है संप्रदाय के नाम पर हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें जाति तो माननी ही पड़ेगी, संप्रदाय थे तो भी जाति माननी पड़ेगी। तो ये केवल उत्तर प्रदेश की खासियत है कि जहाँ पर चुनाव जो है संप्रदाय, धर्म और जाति के आधार पर चुनाव होता है। जी। तो पहला और दूसरे चरण में जैसे कि आपको पता ही है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज था और इसके लिए उसने धरना प्रदर्शन और साल भर जो है वो विभिन्न अपने जितने भी उसके बैरिकेड थे उन पर उसने प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किए और अनशन किए, आंदोलन किया। उनका परिणाम निश्चित रूप से देश और प्रदेश की सरकार पर विपरीत परिस्थितियों का पड़ेगा। वहाँ का मतदाता वाईएम फैक्टर था, यादव मुस्लिम, और साथ में मैं जैसा मैंने अभी पिछले दिन सुदर्शन चैनल और अन्य चैनलों पर बताया था कि वाईएम के साथ वहाँ एक प्लस था जे फैक्टर। तो वाईएम प्लस जे, यादव मुस्लिम और जाट, ये तीनों जो है वहाँ फैक्टर हावी रहा पहले और दूसरे चरण में। और ये तीनों जो जातियां हैं विशेष रूप से सपा की तरफ को रुख करती है। तो इस तरह से चूंकि आप देख भी रहे होंगे सारे चैनलों में अखिलेश जी बोलते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने तो शतक लगा लिया जी। अब उसका परिणाम क्या आता है ये आने वाली तारीख 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन स्थितियां ये रही कि वाईएम और जे फैक्टर जो है पहले दूसरे चरण में बहुत हावी रहा जी। और तीसरे चरण और चौथे चरण की भी हम आपसे बात करेंगे और इसके पहले आपको बता दें कि अभी इसमें 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, मतलब टोटल जो है 7 चरण के चुनाव इसमें होने वाले हैं। 5वां, 6वां और 7वां बाकी है जो कि 27, 3 और 7 मार्च को होगा। हालांकि जो परिणाम है वो 10 तारीख को घोषित होंगे, उसके लिए सारे देश की नजर यूपी के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। बात करते हैं हम तीसरे और चौथे चरण की। तीसरा और चौथा चरण क्या बोलता है? तीसरा चरण जो था वो जमुना, चंबल और गंगा तीनों को चारों तरफ से छूता हुआ सर्कल है, उस क्षेत्र का चुनाव था। और विशेष रूप से तीसरा चरण जो है वो सपा का गढ़ माना जाता है, जिसमें आप फरकाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, अकबरपुर, कानपुर, ये सारे जो है, और कन्नौज, ये सब जो है तीसरे क्षेत्र में चरण में थे और ये सपा का गढ़ है। हालांकि पिछले चुनाव में यहाँ पर भी सपा कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, बीजेपी ने अपना इन क्षेत्रों में भी कब्जा रखा था और सपा के गढ़ में चुनौती दी थी। वहाँ जसवंत नगर उनकी एक निर्धारित सीट है और उस सीट पर अभी तक शिवपाल यादव जीतते आए हैं और इस बार भी बीजेपी वहाँ कोई खास नहीं कर पाएगी, जबकि इन क्षेत्रों में सपा कुछ मजबूती की तरफ जाएगी। हालांकि बीजेपी भी जैसे इटावा, भरतना, ये सब सीटें अपनी बचाने में मुझे लगता है कामयाब रहेगी जी। और चूँकि ये देखने को मिल रहा है
कि सपा की तरफ से अकेले अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, शिवपाल उनके साथ है। तो शिवपाल मंचों में तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं नजर आ रहे, लेकिन कहने को यह है कि एक फैमिली की एकता जो है वो उस पर विपक्षी पार्टी प्रहार नहीं कर पा रही। कांग्रेस और बसपा को वहाँ बहुत कुछ करने के लिए रहा नहीं, और ये दोनों पार्टियाँ बहुत कुछ कर भी नहीं रही हैं। हालांकि कांग्रेस का तो कई जगह मैंने पहले भी कहा है और आज आपके चैनल पर भी मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि ये बड़ा लोग इसको हास्यास्पद भी मान सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस ने वहाँ बीजेपी को जिताने का ही काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उम्मीदवार उतारे हैं जिनको सपा ने टिकट नहीं दिया। पिछली बार वो सपा में मजबूत दावेदार रहे हों, लेकिन वही दावेदार जो सपा ने टिकट नहीं दिया उसको कांग्रेस ने उतारने का काम किया है। चौथे चरण में ये चरण बीजेपी का पकड़ वाला चरण था, या बीजेपी यहाँ हमेशा जीतती रही है, जैसे लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, पीलीभीत और रायबरेली। इसमें से एक सीट पर आपको पता ही है कि देश के जो है राज्य होम मिनिस्टर्स के पुत्र के द्वारा वहाँ पर किसानों को कुचलने का अपराध दर्ज हुआ था। तो उसका खामियाजा जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी को कितना उठाना पड़ेगा, ये सब 10 तारीख के गर्भ में है, ये 10 तारीख को मालूम पड़ेगा जी। अब चूंकि हम सब जानते हैं कि जो देश की जो केंद्रीय राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, यानी देश की राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। तो जोगिंदर जी, 2022 के चुनाव को 2024 के चुनाव से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल पूनम जी सत्य कह रही हैं। आज तक तो ऐसा ही होता आया है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है या उत्तर प्रदेश पर जिसका कब्जा रहता है वही केंद्र में राज करता है। इस बार पूरे विपक्ष की निगाहें जो है उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं, और विपक्ष चाहेगा कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि हम किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश का हमें चुनाव जीतना है, जिसके लिए आपको देखना होगा और देख भी रहे होंगे कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का लाव लश्कर उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। योगी जी को वहाँ आगे कर रखा है, मोदी जी सभी जगह जगह सभा कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो सब वहाँ लगे हुए हैं, नड्डा जी वहाँ अपना जमाए हुए हैं, और साथ ही एक गुप्त संदेश वहाँ के सांसदों को भी दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में किसी भी हालत में आपको वहाँ बूथ और उस पर पकड़ बनानी है। अब ये आने वाला समय दिखेगा कि इसमें भाजपा कितनी कामयाब होती है और क्या स्थितियाँ बनती है। जी, तो अगर सारी पार्टियां एक्टिव है तो राहुल जी नदारद क्यों है? हाँ, ये आपकी बात ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। लेकिन राहुल जी को तो अक्सर देखा गया कि जहाँ फ्रंट होता है वहाँ वो सामने खेलने के लिए तैयार नहीं रहते, और हालांकि संसद में तो वो बहुत जोर भरते हैं, लेकिन फ्रंट से वो खेलने से बचते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राजनीति करनी है तो फ्रंट में उन्हें कूदना चाहिए। हालांकि वहाँ पूरी कमान जो है वो उन्होंने प्रियंका गांधी के हाथ में दे रखी है, और निश्चित तौर पर बिल्कुल एकदम साफ सुथरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्रियंका ने वहाँ भीड़ जुटाने का बहुत अच्छा काम किया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पूरी तैयारी भी बहुत अच्छी रही है, और वहाँ महिलाएं उनसे जुड़ी भी है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है, आपने देखा होगा कि जो फिल्म एक्टर्स होते हैं या इस तरह के हीरो हीरोइन होते हैं, उन लोगों को देखने के लिए भीड़ तो जुटती है, लेकिन भीड़ कितनी बोर्ड में कन्वर्ट होती है ये वक्त की बात होती है। अब वो कितना जो है, चूंकि वहाँ मैंने पहले ही आपको कह दिया कि वहाँ का संगठन इनको खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस को अपना हर प्रदेश में संगठन की तरफ दोबारा से लगना पड़ेगा, और युवाओं को और उन लोगों को, नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और उनको मजबूती के साथ। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैंने कई बार देखा कि जो लोग
कांग्रेस के प्रति वफादार रहते हैं या उनके प्रति रहते, तो उतनी जवाबदारी के साथ मुझे कांग्रेस वहाँ काम करती हुई दिखती नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में ही देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जब ये यूपीए 2 में जब इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई थी, तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में यानी 22 सांसद वहाँ से जीत करके आए थे और बड़ी तादाद में वहाँ से मंत्री भी बने थे। लेकिन आज वो धीमे धीमे सारे बीजेपी के पाले में हैं। वहाँ की उस समय की जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा रही थी, वो भी बीजेपी के पाले में है। वो गर्त की बात है कि उन्हें बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया। तो आपके जतिन प्रसाद भी वहाँ मंत्री रहे और वो बीजेपी में इस समय मंत्री हैं। इसी तरह से आरपीएन सिंह केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे और वो भी आज बीजेपी के पाले में हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जो वहाँ रहे वो सब बीजेपी के पाले में चले गए। आपको क्या लगता है इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि इतनी अनस्टेबिलिटी इस पार्टी में क्यों देखी जाती है? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि राहुल जी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ इन लोगों को आगे करने में या संगठन को खड़ा करने में या संगठन के साथ कहीं पूरी तैयारी करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जो संगठन के साथ उत्तर प्रदेश में धीमे धीमे बीजेपी की तरफ रुख मोड़ करके चला गया। जी, अभी यूपी में 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और इसी बीच डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी देना और कुमार विश्वास को Y+ सिक्योरिटी देना, क्या ये 3 चरणों के चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा? आपका विश्लेषण क्या बोलता है? बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि अभी देखने में आया कि इन दोनों को सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान कर दी गई, जबकि डेरा राम रहीम के प्रति तो कोर्ट में केस भी लगा हुआ है। और एक्चुअली क्या है कि अब जो चरण बाकी है उसमें ओबीसी फैक्टर वहाँ बहुत बड़ी ताकत रखता है, यानी पिछड़ा वर्ग। अब पूर्वोत्तर में जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे हर जिले में अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं। जैसे पूर्वोत्तर में गोरखपुर जाएंगे, अब पूर्वोत्तर के जो तीनों चरण बाकी हैं इनमें राजभर है। राजभर वहाँ एक बड़ी जाति है और वो राजभर के एक बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को ताल ठोक करके गालियाँ दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं और बीजेपी को ताल ठोक करके कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। उसके लिए वो सपा पकड़ी और बांध करके, और सपा के कभी वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के योगी जी के साथ थे और योगी जी के कार्यकाल में मंत्री भी थे। इसी तरह से वहाँ एक जात है चौहान। ये चौहान छत्री राजपूत में से नहीं आते, ये चौहान ओबीसी जात में से आते, वो भी वहाँ पर इसी तरह से हैं। तो इस प्रकार से वहाँ छोटी छोटी ओबीसी पिछड़े वर्ग की जो जातियाँ हैं उनको लुभाने के लिए मुझे लगता है कि इनको ये जो दिया गया उसका लाभ बीजेपी लेना चाहेगी। जी, तो पूर्वोत्तर में जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन लोगों की इसमें क्या भूमिका रहेगी, क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। अब बीजेपी ये चाहेगी कि हमारे जितने नेता हैं वो सब मैदान में आ जाएं, और उसी तरह से मुझे अभी 2-4 दिन से देखने को आ रहा है कि वहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जगह जगह रैलियाँ कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगे हुए हैं। इस तरह से अभी उन्नाव में चौथे चरण था तो वहाँ ये जो 5वें चरण की भूमिका है, तो वहाँ चौथे चरण में सांसद जो है साक्षी महाराज ने बड़ा उन्नाव में अपने संभाला। तो इस तरह से काफ़ी नेता हैं जो लगे हुए हैं और मुझे लगेगा कि ये अगर अच्छा कुछ करते हैं तो जनता इनके साथ प्रभावित रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी। तो आपने देखा दर्शकों, हमारे साथ थे जोगिंदर सिंह भदौरिया। हमने यूपी के जो 4 चरण के चुनाव है उस पर एनालिसिस आपको बताया। 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, क्या अपडेट्स हो सकता है, वो सारी बातें आपसे हुई। आप नजर बनाकर रखिए अगले 3 चरण के चुनाव पर। रिजल्ट्स 10 तारीख को घोषित होंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।